हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा कैश के ट्रांजैक्शंस के बारे में जो प्रॉपर्टी के लेन देन में होते हैं। प्रॉपर्टी के लेन देन में दोस्तों कैश का इन्वॉल्व होना आजकल एक प्रैक्टिकलिटी बन गई है। हम कितनी भी बात कर लें कि हमें प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में कैश नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन बिना कैश के कंप्लीट होते ही नहीं है। और उस कैश को संभालने के लिए बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर उस कैश को कैसे यूज़ में लें, कितना कैश लें या ना लें। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। दोस्तों सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम कैश का लेन देन करते क्यों हैं प्रॉपर्टी में, और आज मैं बताऊंगा कि सेलर को कैश क्यों नहीं लेना चाहिए, और अगर कैश की ज़रूरत पड़ भी रही है तो कैसे बायर से हम डिस्कस करें, नेगोशिएट करें ताकि कम से कम कैश हम एक्सेप्ट करें। दोस्तों दोनों पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर बायर है और सेलर है तो बायर कैश क्यों कम ले रहा है, बायर कैश एक्सेप्ट क्यों करता है। उसके पीछे रीज़न होता है टैक्स बचाने का, और सेलर भी अपना टैक्स बचा रहा होता है। सेलर अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बचा रहा है, क्योंकि जितने कम की रजिस्ट्री होगी उतना ही पैसा उसको बैंक में देना होगा, और बैंक में जितना पैसा देगा उतने की रजिस्ट्री होती है और उतनी ही कम उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी जनरली जो 6 से 8% के बीच में होती है। तो 6 से 8% पैसा जो बायर है उसका डायरेक्ट बचेगा अगर वो बैंक ट्रांजैक्शन वैल्यू को कम रखता है। तो जनरली ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के आसपास रखी जाती है। अगर मैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो सेलर का इनकम टैक्स भी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जितने पे रजिस्ट्री होगी उतने पे ही उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, तो उसको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं सेलर के पर्सपेक्टिव से जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई, कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की बेची, और अगर उसको मान लेता हूँ मैं वो 40 लाख रुपए में खरीदी गई थी, उसको इंडेक्स भी कर लिया, तो 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन बना। 60 लाख रुपए पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 12 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा सेलर को। अब सेलर सोचता है मैं 1 करोड़ की जगह इसको 70 लाख रुपए में दिखा देता हूँ, तो अगर मैं 70 लाख रुपए की सेल दिखाऊंगा तो मुझे 40 माइनस कर दूंगा 70 में से, मतलब 30 लाख रुपए का ही कैपिटल गेन हुआ। अब 30 लाख रुपए पे 20% कितना, 6 लाख रुपए ही होता है। तो इस तरीके से सेलर अपना इनकम टैक्स बचाने की कोशिश करता है और बायर अपना स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि अगर वो 70 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा तो कम लगेगी और 1 करोड़ पे करेगा तो ज़्यादा लगेगी। अब मैं बात करता हूँ कि दोस्तों इसको हम कैसे डील करें। दोस्तों मैं सबसे पहले सेलर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है। दोस्तों अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उसके अगेंस्ट में वापस से कोई नया घर लेने वाले हो, मैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और उसके अगेंस्ट में वापस से आप एक नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो दोस्तों इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविज़न हैं जिसके अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो और उसके बाद में वापस से नई प्रॉपर्टी ले लेते हो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो उसके अगेंस्ट में जो कैपिटल गेन होता है, जो जिसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है, उसकी आपको छूट मिल जाती है और आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची थी, उस पर आपने 40 लाख की आपने वो खरीदी थी, इसका मतलब वो 60 लाख रुपए पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है, 12 लाख रुपए का टैक्स देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप उसके अगेंस्ट में नई प्रॉपर्टी कोई खरीदने वाले हैं, मान लीजिए आपने 70-80 लाख रुपए की कोई नई प्रॉपर्टी ले ली है, तो आपका जो 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन है ये माफ़ हो जाएगा और इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जब आपको टैक्स बच रहा है, आपका जब 1 करोड़ रुपए, अगर 1 करोड़ रुपए में आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो और कोई नई प्रॉपर्टी लेने वाले हो, तो फिर एज अ सेलर आपको कैश लेने की ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप टैक्स बचाने के पर्पज़ से कैश लेते हो, लेकिन अगर आप कोई ऑलरेडी नई प्रॉपर्टी लेने वाले हो, मैं उसी केसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें आप कोई नई प्रॉपर्टी ऑलरेडी लेने वाले हो, तो आपको वैसे ही छूट मिल जाएगी, आपको कैपिटल गेन टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो आप क्यों दोस्तों कैश में डील करना चाहते हो और रिस्क लेना चाहते हो। अब इस चीज़ के लिए कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारा जो बायर है वो एग्री नहीं करेगा क्योंकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लगेगी।
तो दोस्तों मैं एज अ सेलर आपको ये एडवाइस करूँगा कि जब आप प्रॉपर्टी का नेगोशिएशन कर रहे हैं, जब आप प्रॉपर्टी की डील फाइनल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए एक बार आप किसी एक्सपर्ट से या किसी कंसल्टेंट से ज़रूर बातचीत कर लें पहले, उसके बाद ही प्रॉपर्टी की डील में जाएं, ताकि वो आपको एक सही सलाह दे सके और आपकी जो प्रॉपर्टी की टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले ही डिसाइड हो जाए कि आपको कितना की रजिस्ट्री करवानी है और कितना पेमेंट कैसे मिलने वाला है, ताकि आप नेगोशिएट भी कर पाएँ और आपका टैक्स भी बचे और आपको कैश की हैंडलिंग करने की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दोस्तों ये किया जा सकता है कि जब आप प्रॉपर्टी का नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप उस टाइम साफ साफ बात कर सकते हैं कि मैं इतना अकाउंट में पैसा लूँगा, मैं इतने की ही रजिस्ट्री करवाऊँगा, इससे कम की रजिस्ट्री नहीं करवाऊँगा। और जो सेलर है उसको भी ये समझना चाहिए कि केवल 7% 8% पैसा जो रजिस्ट्री का लगता है वो बचाने के लिए वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। और अगर वो चाहें तो, क्योंकि प्रॉपर्टी की डील में वैसे भी दोस्तों 10% का नेगोशिएशन होता ही है, तो उस टाइम पे अगर नेगोशिएट करके दोनों एक म्यूचुअल अमाउंट पे एग्री कर जाते हैं जिसमें सेलर का भी बेनिफिट है, अगर बायर सेलर को कुछ डिस्काउंट दे दे प्रॉपर्टी के प्राइस में ही 5-1% का, और उसको ये एग्री कर ले कि हम 5% का डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन आप उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही प्रॉपरली बैंक अकाउंट में मुझे सारा पैसा दीजिए, तो उससे दोस्तों बायर और सेलर दोनों का हेडेक कम हो जाता है, दोनों को प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने में आसानी रहती है, कैश का झंझट नहीं रहता है। और सेलर के पर्सपेक्टिव से फ़ायदा दोस्तों ये है कि अगर आपने ज़्यादा वैल्यू पे रजिस्ट्री करवाई है दोस्तों, तो जो सेलर है वो जब वो आगे प्रॉपर्टी को बेचेगा, जब जिसने जो बेच रहा है प्रॉपर्टी को, सॉरी जो बायर जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, वो जब उस प्रॉपर्टी को आगे बेचेगा, तो दोस्तों अगर उसने ज़्यादा वैल्यू पे रजिस्ट्री करवाई हुई है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कम आएगा उस टाइम बेचते टाइम, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट लेंगे वो लेंगे जितने में उसने खरीदी है। लेकिन अगर वो कम वैल्यू पे रजिस्ट्री करवाएगा तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और कैश के लेन देन में दिक्कत आएगी। दोस्तों कैश की हैंडलिंग, अब मुझसे दोस्त पूछते हैं कि सर कैश के बिना तो हमारा प्रॉपर्टी का डील हो ही नहीं रहा है, हमारा जो बायर है और जो सेलर है, हमारा जो बायर है वो तो हमें कैश ही दे रहा है, अब हम उसका क्या करें। दोस्तों प्रॉपर्टी में अब इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए कि कैश को आप कहाँ यूज़ में लें। जनरली लोग उसके दूसरी नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेकिन हम हमेशा कैश को अवॉइड करने की ही सलाह देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं पर्सनली, आप अपने ट्रांजैक्शन का मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का आपका कोई प्रश्न है, तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। मैंने नंबर आपको शेयर किए हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।